हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल की डाउट क्लास में तो कुछ बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए। मुझे लगा कि मेरे बच्चों को सब समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। और चूंकि हम लोग दूर हैं, जितना मैं बोल रही हूँ वही बस आप तक पहुँच रहा है। उसके अलावा आप कुछ मुझसे सामने से रूबरू होकर सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद आपको दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग फिर से उस चीज़ को समझेंगे, उस डाउट को, जितने सारे डाउट्स हैं आप सबके मैं क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले तो बच्चों मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि आपके पास अगर कॉपी नहीं है, अगर दिक्कत हो रही है, न्यू कॉपी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप न्यू कॉपी के लिए परेशान मत होइए। आपके पास लास्ट ईयर की बची हुई कॉपियाँ होंगी, या फिर आपके पास अगर रफ कॉपी है जो क्लीन है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखना, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं हो कि घर में काम कर रहे हैं आप तो आप उसको बहुत ही अनटाइडी वर्क करके आप ले आइए स्कूल में जब भी हमारी और आपकी मुलाकात हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने काम को एकदम साफ सुथरा करिएगा, और जिसको पढ़ने और समझने में आसानी हो। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर को सुना, और उसमें से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया उसको पुनः दोबारा सुनने का और समझने का प्रयास किया आप लोगों ने। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे वर्तनी का अर्थ पूछा है, कुछ बच्चों ने मानक भाषा का मतलब पूछा है, और कुछ बच्चों ने बोली और उपभाषा का अर्थ पूछा है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, जो सारे संदेह हैं जिसमें आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, उनको आज मैं, उन समस्याओं को आज मैं दूर करने का, उनका समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है इस बार मैं जो समझाऊंगी आपको वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, बोली का अर्थ आपने पूछा था कि बोली कहते किसे हैं। बोली में क्षेत्रीयता की झलक मिलती है, अर्थात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस जगह की जो भाषा हम बोलते हैं, लेकिन वो केवल मौखिक रूप में प्रयोग होता है। उस जगह की भाषा को जब हम बोलते हैं उसे ही बोली कहते हैं। विभिन्न प्रकार की, भारत में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हर क्षेत्र के अलग अलग लोग अलग अलग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे ही बोली कहते हैं। और जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो वहाँ की जो हमारी भाषा है पंजाबी है। हम यूपी और बिहार में रहते हैं तो हमारी भाषा भोजपुरी है, उसे ही हम बोली कहते हैं। जो जहाँ रहता है वहाँ की अपनी एक भाषा का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में, या फिर एक दूसरे को सरलता से समझने और समझाने का प्रयास करता है, उसे हम बोली कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बोली में क्षेत्रीयता की झलक दिखाई देती है, अर्थात बोली केवल वही बोली जाती है जहाँ हम रहते हैं, एक दूसरे को अपनी उसी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। बोली केवल मौखिक रूप ही होता है उसका। तो बोली का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उपभाषा का अर्थ समझेंगे। बोली आपने समझा, मैंने बताया आपको कि क्षेत्रीय जगहों पर जहाँ जो रहता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है समझने और समझाने के लिए, उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन उसी बोली को जब लिखित रूप देते हैं, अर्थात जब उसमें रचनाएं होने लगती हैं, जब थोड़े बदलाव के साथ उसी भाषा में रचनाएं होने लगती हैं, तो साहित्यिक रचना जब होती है फिर हम उसे उपभाषा कहते हैं। तो बोली और उपभाषा में यही अंतर है कि बोली का प्रयोग मौखिक रूप से होता है और उपभाषा का प्रयोग रचना के द्वारा होता है। जब हम उसी बोली को, उसी बोली के माध्यम से रचनाएं करते हैं साहित्य में, उसे ही हम उपभाषा का नाम देते हैं। अब जैसे आपने रामचरितमानस या फिर सूरदास की तमाम सारी जो दोहावली और सूरदास के दोहे पढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि उन्होंने वही क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है, और जब क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है तो रचना किया है, और उसी रचना को तब हम उपभाषा कहते हैं। तो एक तरह से सरलता से आप समझिए कि बोली एक सीमित जगह पर बोली जाती है, बोली को एक सीमित जगह पर हम बोलते हैं, लेकिन जब हम उसी बोली को
साहित्यिक रूप से रचना का नाम देते हैं, अर्थात उसमें हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, तो वही बोली उपभाषा का रूप ग्रहण करती है और वो उसका रूप बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। तो अब तो आपको बोली और उपभाषा में फ़र्क समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आपने मुझसे वर्तनी का अर्थ पूछा था। तो जब हम भाषा का लिखित रूप देते हैं और भाषा को लिखित रूप में देने के लिए व्याकरण की पूर्ण जानकारी आवश्यक है। अगर आपको व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां आ जाएंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम शब्दों के सार्थक समूह की ओर विशेष ध्यान देते हैं, अर्थात शब्दों के सार्थक विन्यास की ओर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तनी उसे ही कहते हैं जो सार्थक शब्दों का समूह होता है, अर्थात हम जब लिखते हैं कोई चीज़ तो उसमें हम सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक प्रकार से हम वर्तनी की परिभाषा कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक विन्यास का मतलब होता है सजावट, विन्यास का अर्थ होता है उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना, सजा कर रखना। तो अर्थात हम वर्तनी की परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि जो शब्दों का सार्थक विन्यास और क्रमानुसार लिखना ही, क्रम के अनुसार लिखना ही वर्तनी कहलाता है। शब्दों का सार्थक विन्यास अर्थात क्रम अनुसार लिखना ही वर्तनी कहलाता है। तो बच्चों, अब हम मानक भाषा का अर्थ समझेंगे। आपने मानक भाषा का अर्थ भी पुनः पूछने का प्रयास किया है, वो फिर से मैं आपको समझाऊंगी। अब मानक भाषा क्या है? मानक भाषा एक ही भाषा में, चूंकि भाषा हमारा परिवर्तनशील है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी भाषा परिवर्तनशील है और एक ही भाषा में बहुत सारे उपभाषाएं होती हैं और एक ही उपभाषा में विभिन्न बोलियों को सम्मिलित किया गया है। मैंने आपको बताया ना बोली और उपभाषा का अंतर, कि बोली क्षेत्रीय जगह पे बोली जाती है और उपभाषा जब उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। तो जब एक ही भाषा में विभिन्न उपभाषाओं का समावेश होता है और एक उपभाषा में विभिन्न बोलियों को हम सम्मिलित करने लगते हैं, तो फिर उसी हिंदी क्षेत्र का रूप बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। तब इसके विभिन्न उपभाषाओं द्वारा विभिन्न बोलियों को जब हिंदी में हमने लिया है, अर्थात विभिन्न उपभाषाओं के माध्यम से जब हमने विभिन्न बोलियों को, क्षेत्रीय भाषाओं को अपने हिंदी भाषा में समावेश किया है, समाहित किया है, तो उसका वास्तविक स्वरूप बनाए रखना, अर्थात बिना किसी गलती के उसके स्वरूप को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल काम हो गया, काफ़ी कठिन काम हो गया था। इसीलिए इसमें इस अवस्था में भिन्न भिन्न वर्णों और भिन्न भिन्न शब्दों का रूप प्रचलित हो गया था। तो इसलिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ गई। तो विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने, जो विद्वान भाषाविद और शिक्षाविद हैं, उन्होंने परिष्कृत रूप को, भाषा के परिष्कृत रूप को लाना उचित समझा। तो इसीलिए हम मानक भाषा की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो भाषाविदों और शिक्षाविदों के द्वारा परिष्कृत रूप में प्रयोग किया गया, उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। भाषा का मानक रूप अर्थात शुद्ध रूप। तो बच्चों, मैं इस उम्मीद के साथ कि अब भाषा का मानक रूप और बोली और उपभाषा आपको समझ में आ गया होगा। मानक रूप में जब विद्वानों ने थोड़े परिवर्तन कर दिए हैं, विभिन्न शब्दों को, कुछ शब्दों को हमारे भाषा से, शब्दकोश से बाहर कर दिया है, अब वही भाषा का अमानक रूप हो गया है। तो थोड़ा बदलाव, भाषा परिवर्तनशील है इसलिए बदलाव आवश्यक है और मानक और अमानक रूप में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आपने जो सवाल किया था मुझसे कि आपको जो आपको प्रश्न दिया गया है उसका आंसर
नहीं मिल पा रहा है। तो उन प्रश्नों का उत्तर वैसे जो मैंने समझाया है, मेरे वीडियोस देखिए आप, मैंने जो समझाया है, मुझे उम्मीद है कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उस वीडियोस में मिल जाएंगे। आप ध्यान से उसको सुनिए। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसी वीडियो के साथ मैं PDF भी भेज रही हूँ, जो आपको थोड़ी मदद करेगा आंसर ढूंढने में। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए और अपने काम को आप पुनः करने का प्रयास करिएगा।